Selective verification and validation is often appropriate as long as you know why you are doing it and what the risks are. So जो selective हमारे पास verification and validation जो activities हैं वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑफ अप्रोप्रिएट कब होंगी, तब हो सकती हैं जब आपको ये पता हो कि आप जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्यों परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें किस तरह के जो रिस्क्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं. इट इज़ परफेक्टली फिजिबल अप्रोच. सो बेसिकली ये हमारे पास एक परफेक्ट अप्रोच है, एक यूजेबल अप्रोच है, एक फिजिबल अप्रोच है, प्रोवाइडेड दैट द ओमिटेड एलिमेंट्स आर बीइंग ओमिटेड बाय फॉर गुड रीजंस. इसमें हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं, रीजंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हमने ओमिट किए हैं, मीन्स जो हम कंसीडर नहीं कर रहे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस के लिए, उनको क्यों हमने ओमिट किया है, क्यों इग्नोर किया है, उनके लिए हमें रीजंस डिफाइन करनी है. विच डू नॉट इंक्लूड हैविंग रन आउट ऑफ टाइम और मनी. जिसमें ये चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास अगर टाइम शॉर्ट था या हमारे पास कॉस्ट नहीं थी, इस वजह से हमने इन एलिमेंट्स को ओमिट किया. देयर शुड बी सम गुड रीजंस फॉर ओमिटिंग दोज पर्टिकुलर एलिमेंट्स रादर देन वी आर फोकसिंग ऑन रनिंग शॉर्ट ऑफ आउट ऑफ टाइम और रनिंग शॉर्ट ऑफ आउट ऑफ मनी. So when elements are to be omitted from verification and validation, however, it is important to document the justification for doing so. So basically किसी भी element को अगर omit किया जाता है, ignore किया जाता है कि this element is not important in order to perform the verification and validation for this particular element, हमें उसमें जो practical reasons हैं वो provide करनी है कि उसको क्यों ignore किया गया. उसमें ये reason शामिल कभी भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास time जो है वो नहीं बचा या हमारे पास cost इतनी नहीं थी कि हम इनकी validation या वेरिफिकेशन करते. सो जब भी एलिमेंट्स को वेरिफिकेशन या वैलिडेशन एलिमेंट प्रोसेस परफॉर्म करने से के लिए हम उनको ओमिट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जस्टिफिकेशंस होनी चाहिए जिनको हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड व्हाट आर द रीजंस जिनकी वजह से हमने इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं किया है फॉर द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस के लिए. But a potential danger here is that you may, with the best of intentions, omit verification and validation activities on a project elements that eventually proves to be more significant than you had originally imagined. So यहाँ पे हमारे पास जो एक ख़तरा जो हम यहाँ पे मौजूद हो सकता है वो ये हो सकता है कि जिन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आपने omit किया है फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, वो इवेंचुअली आगे जाके आपको ये साबित करते हैं कि बेसिकली वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स जिनको आपने ओमिट किया था दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट. ठीक है, जिनको आप ओरिजिनली ये इमेजिन नहीं कर सके या एनालाइज नहीं कर सके उनकी इंपॉर्टेंस को, उनकी सिग्निफिकेंस को. सो उसके जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उनमें हमारे पास नंबर 1 एम्बेरसमेंट ओवर एन एलिमेंट नॉट कन्फर्मिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन. उसमें ये हो सकता है कि फिर आपको एम्बेरसमेंट फील करनी पड़े कि जी आपका जो वो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो यूज़र की एक्सपेक्टेशंस को, उसकी स्पेसिफिकेशंस को पे पूरा नहीं उतर रहा. ठीक है, एलिमेंट्स नॉट वर्किंग पर द स्पेसिफिकेशन, वो एलिमेंट्स जो हैं वो जिन पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस को उनको मस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए था, मीट करना चाहिए था, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करे. इसमें वर्स्ट केस ये हो सकता है कि एन अनसेफ प्रोडक्ट दैट कैन कॉज हार्म टू इट्स यूजर. सो उसमें जो मोस्ट हमारे पास जो बिग लॉस हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो एक अनसेफ प्रोडक्ट हो जिसकी वजह से हमारे जो यूज़र्स हैं उनको किसी तरह का लॉस या हार्म या बर्दाश्त करना पड़े. सो बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप सिलेक्शन कर रहे होते हो वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए उन एलिमेंट्स का जिनको आपने सेलेक्ट करना है, उनमें जो एलिमेंट्स आप ओमिट करते हो उसमें आपने ये इंश्योर करना है कि ये वो सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए जिनके रिजल्ट, जिनको ओमिट करने से आप अपने जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है हमारे सॉफ्टवेयर की उसको हम इग्नोर कर रहे हैं. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में जाके आपको पता चले कि जो पर्टिकुलर आपने एलिमेंट्स जो हैं ओमिट किए हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, वो हमारे प्रोडक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे और उनको ओमिट करने से ये होगा कि आप फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो उनमें ये तो एक तो ये होगा कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़र की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरें या वो यूज़र की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग या स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग काम ना कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि वो हमारे यूज़र को हार्म जो है वो प्रोवाइड करें या वो हो सकता है वो डैमेज या लॉस का बायस बने हमारे उन यूज़र्स के लिए जिनके लिए उसको डिज़ाइन किया गया. बट इफ़ इट इज़
impractical to verify and validate everything on a significant project, and yet a high degree of quality must be ensured. How do you decide which elements are important to the verification and validation process and which elements are not important? So this brings us to the option 2. So basically अगर ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम किसी प्रोजेक्ट के लिए सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट के हर इंपॉर्टेंट एलिमेंट को जो है हर एलिमेंट को जो हम उसके लिए वेरिफिकेशन उसकी वैलिडेशन परफॉर्म करें, ठीक है, जिसमें हमें हाई क्वालिटी ऑफ को इंश्योर करना हो, तो उसके लिए हमें किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि किन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के लिए हमने वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस को परफॉर्म करना है और किन एलिमेंट्स के लिए हमने ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है इसके लिए हम ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन 2 को कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। ऑप्शन 2 क्या कहता है? यूज अ हैजर्ड एनालिसिस टू डिटरमिन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन नेसेसिटीज। वो कह रहे हैं कि जी हम इसके लिए हैजर्ड एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं कि किन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, किन को हम रिजेक्ट करेंगे फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेसेस। वन ऑर्गेनाइज्ड वे टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द प्रोजेक्ट इज टू डू द हैजर्ड एनालिसिस। वो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज्ड वेल प्लान्ड वे है ये कंसीडर करने के लिए कि हमारा जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है उनका इम्पैक्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमने किन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, किन एलिमेंट्स को रिजेक्ट करना है, उसके लिए जो टेक्निक हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज बेसिकली हैजर्ड एनालिसिस एंड रिलेटेड एक्टिविटी रिस्क असेसमेंट। और बेसिकली उसमें हम जो रिस्क असेसमेंट वाला फैक्टर है उसको इंक्लूड करेंगे। ऑल्दो वी कैन नॉट एक्सप्लोर डीपली into these disciplines in this book, we will provide a brief overview of these concepts. So basically यहाँ पे हमने जो concepts हम provide करें उनका brief overview आपको दिया जाएगा। जैसे कि regulatory agencies such as FDA has shifted focuses on to the hazard analysis as a key technique in the improvement of product quality. So basically हमारी जो regulatory agencies हैं जैसे कि FDA उसने अपना जो focus है वो hazard analysis की तरफ shift किया, इस टेक्निक की तरफ शिफ्ट किया ताकि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। Indeed, modern regulatory guidelines have devoted entire sections to the question of risk assessment and hazard analysis. जो हमारी मॉडर्न रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं उनमें जो हमारा फोकस है वो रिस्क असेसमेंट की तरफ है और हैजर्ड एनालिसिस की तरफ है, ठीक है जी। हमारे पास वुड्स एंड अर्म्स ने 1993 में जो हैजर्ड एनालिसिस की एक जो बेस्ट डेफिनेशन प्रोवाइड की मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए, उसको ज़रा हम एक नज़र देखेंगे। हैजर्ड एनालिसिस इज द डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ डिवाइस फ्रॉम द यूज़र एंड द पेशेंट परस्पेक्टिव। सो हैजर्ड एनालिसिस जो है ये बेसिकली हमारा एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन है उस डिवाइस का जिसको हमने यूज़र और पेशेंट के परस्पेक्टिव से जो है वो देखना है। इट्स पर्पस इज टू डिटेक्ट पोटेंशियल डिज़ाइन फ्लॉज। सो बेसिकली जो हैजर्ड एनालिसिस का पर्पस है वो ये है कि हमने डिटेक्ट करना है जो हमारे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ये जो डिज़ाइन इश्यूज हैं, ठीक है, जो डिज़ाइन फ्लॉज हैं, ठीक है, उनको हमने कैप्चर करना है। पॉसिबिलिटीज ऑफ फेलियर्स दैट कुड कॉज हार्म, और वो फेलियर्स हमने यहाँ पे हाईलाइट करने हैं जिसकी वजह से हमारा जो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो हार्म कॉज कर सकता है, लॉस या किसी तरह का डैमेज कॉज कर सकता है। एंड टू इनेबल मैन्युफैक्चरर्स टू करेक्ट देम बिफोर अ डिवाइस इज रिलीज्ड फॉर यूज़। और हम अपने मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो इनेबल करेंगे ताकि वो एरर्स को आइडेंटिफिकेशन के बाद करेक्ट करें ताकि उसको बाद में यूज़र को रिलीज़ किया जा सके, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द यूज़र। ठीक है जी। तो हैजर्ड एनालिसिस में हम क्या कर रहे होते हैं? डिटेल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं फ्रॉम द यूजर्स एंड पेशेंट परस्पेक्टिव। इसमें हमारा जो फोकस होता है वो पोटेंशियल एरर्स को, डिज़ाइन फ्लॉज को, फेलियर्स को आइडेंटिफाई करना है। वो फेलियर्स जो हमारे यूज़र के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको फुलफिल ना करें या हमारे यूज़र को किसी तरह का हार्म जो है वो कॉज करें, ऐसे एरर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। और फिर जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे डेवलपर्स हैं, वो क्या करते हैं? इन एरर्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको करेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करने से पहले ताकि उसको क्वालिटी ओरिएंटेड बनाया जा सके।